हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं बीना अग्रवाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इससे पहले हमने इस पर एक वीडियो और बनाई है, उसको भी आप ज़रूर देखें, तभी यह आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। तो इसका पार्ट 1 आप ज़रूर से देखें। और एक सूचना और है, अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं यूजीसी नेट रिलेटेड और अन्य सभी एग्ज़ाम जो कि सोशियोलॉजी से संबंधित है, सबके लिए जो है फ़ायदेमंद है। तो आइए देखते हैं कि बीना अग्रवाल ने अपनी किस किस बुक में क्या क्या प्रस्तावित की है। तो पहली पुस्तक उनकी है यहाँ पे लिंग चुनौतियाँ, चयनित पत्रों का 3 खंडों में इन्होंने जो है बताया इसको। तो 2016 में तो प्रथम जो इनका वॉल्यूम था उसमें 1981 में इन्होंने कृषि परिवर्तन पर लेखन विस्तार से किया है। इन्होंने एशिया और अफ्रीका में कृषि की क्या तकनीकें हैं और किस तरह वह तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव में लैंगिक असमानताओं की पहचान करती हैं। महिलाओं, गरीबी, आर्थिक विकास प्रक्रियाओं के बीच संबंध, महिलाओं के काम की सांख्यिकी कम गिनती और खाद्य सुरक्षा में महिला किसानों की प्रमुख भूमिका के बारे में बताते हैं। तो बीना अग्रवाल जो यहाँ पे कहते हैं कि महिलाएं किस तरह से कृषि में योगदान देती हैं और किस तरह से उनकी जो कृषि में परिश्रम का है उसको कम गिना जाता है, उसको लेकर इन्होंने काफ़ी चर्चा की है। यह आगे बढ़ाने के तरीकों के रूप में नवीन संस्थागत समाधान भी इसमें प्रदान करती है। तो प्रथम खंड में इन्होंने कृषि तकनीक के प्रभाव को लैंगिक असमानताओं के माध्यम से देखा है या उजागर किया, जिसमें महिलाओं की स्थिति को इन्होंने विशेष तौर पर ध्यान में रखकर कार्य किया था। उसके बाद खंड 2, जिसमें इन्होंने दक्षिण एशिया में महिलाओं की संपत्ति की स्थिति पर लेखन कार्य किया है। प्रतिमान परिवर्तनकारी के कार्य पर केंद्रित था। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संपत्ति, विशेषकर भूमि तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महत्व को दर्शाता है कि अगर महिलाओं को सशक्ति करना है, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है, तो सर्वप्रथम महिलाओं को भूमि पर अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी इन्होंने बात कही है। विरासत कानून, सार्वजनिक नीतियों और भूमि संघर्षों में लैंगिक असमानताओं का विवरण और इन असमानताओं को समझने और उन पर काबू पाने के लिए इन्होंने सौदेबाजी की रूपरेखा प्रस्तुत किया है। तो दूसरा खंड मुख्यतः महिलाओं को किस तरह भूमि पर अधिकार दिया जाए, उसके लिए क्या क्या आंदोलन किए गए, क्या क्या कानून या सार्वजनिक नीतियाँ, क्या क्या भूमिका संघर्ष हुए, उसकी चर्चा यह दूसरे खंड में करती है और एक सौदेबाजी के रूप में एक रेखा प्रस्तुत करती है। तीसरे खंड में इन्होंने लिंग और पर्यावरण परिवर्तन के बीच के संबंधों की चर्चा करती हैं, जो है बीना अग्रवाल की महिलाएं और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है और उनके परिवर्तन से महिलाओं का क्या संबंध होता है, उसके बारे में इन्होंने कहा। पारिस्थितिकी नारीवादी की आलोचना करते हुए कहा कि यह वैकल्पिक सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार करती है। इनके अलावा सामुदायिक वन प्रशासन पर लेखक का जो है फील्ड वर्क के आधार पर दर्शाता है। इन्होंने फील्ड वर्क इस पे किया है और कहा कि महिलाओं का एक महत्वपूर्ण समूह संरक्षण में उल्लेखनीय सुधार कैसे कर सकता है। इन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और एक संघ बहुत अच्छी तरीके से जो है संरक्षण के कार्यों को, महिला जो है संरक्षण के कार्यों को कर सकती हैं, इसकी चर्चा ये करती है। इसके बाद अंत में जो लेखिका हैं अर्थात बीना अग्रवाल इस बात पर विचार करती हैं कि नारीवादी विद्वता कौन सी विशेषताएं मुख्य धारा के अर्थशास्त्र के लिए प्रभावी चुनौतियां बनती हैं। तो उसकी भी चर्चा करती हैं, कौन कौन सी अर्थशास्त्र में महिलाओं के लिए चुनौती प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके बाद इनकी एक पुस्तक है जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस। तो जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस से मतलब इनका है महिलाओं की पर्यावरण में भूमिका से है। तो इन्होंने पर्यावरण की सामूहिक कार्यवाही और ग्रीन गवर्नेंस का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने लिंग पर बहुत कम ध्यान दिया है। अर्थात इन्होंने कहा जो भी
पर्यावरण की सामूहिक कार्यवाहियों पर अध्ययन किया गया है वह केवल और केवल पुरुषों के अनुसार हुआ है, अर्थात पुरुषों की कार्यों को ही दर्शाया या बताया गया है। इसीलिए यह कहते हैं कि जो अर्थशास्त्री उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया है। अन्य विषयों में लिंग और हरित शासन पर अनुसंधान ने मुख्य रूप से वानिकी संस्थानों में महिलाओं की लगभग अनुपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने कहा कि वन के विभाग में जो भी नीति निर्माता रहे हैं या वन विभाग में जो भी पद रहे हैं संस्थानों में, उनमें महिलाओं की एकदम से नगण्य रही, अर्थात उनमें उनका चयन नहीं होता था या उनके लिए महिलाओं के लिए इसके लिए उचित नहीं समझा जाता था, जेंडर असमानता के रूप में देखा जाता था, उसकी चर्चा इन्होंने की है। आगे महिलाएं किस तरह से प्रभावी पर्यावरण प्रशासन के लिए मूलभूत साबित हो सकती हैं कि महिलाएं पर्यावरण के संरक्षण में किस तरह से अपनी भूमिका को निभा सकती हैं। फिर भी अनुभवजन्य जांच शायद ही की गई हो, मतलब केवल और केवल पुरुषों को वहाँ संस्थानों में नौकरियाँ मिली हुई हैं, महिलाएं जबकि पुरुषों से अच्छे से जो है इनका कहना है कि महिलाएं जो है प्रभावी तरीके से पर्यावरण के प्रशासन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं, लेकिन इसके अनुभवों की जांच न करके केवल विश्लेषण जो है वैचारिक रूप से और सांख्यिकीय रूप से कठोर कर दिया गया है। सामुदायिक वानिकी संस्थानों पर भारत और नेपाल के लेखक प्राथमिक डेटा का उपयोग इन्होंने किया है। तो इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने भारत और नेपाल के जो लेखक चल रहे हैं या उनसे एकत्रित की गई डाटा है, तो उस डाटा के आधार पे इन्होंने इसकी व्याख्या की गई है कि महिलाओं को इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया कि महिलाएं किस तरह से पर्यावरण प्रशासन में अपना आपको अच्छे तरीके से साबित कर सकती हैं और अच्छे तरह से उसे संसाधन को संरक्षण कर सकती हैं, इसकी चर्चा ही नहीं की गई है। आगे इन्होंने मनोविज्ञान की तर्कसंगतता और आर्थिक व्यवहार चुनौती पूर्ण मानक धारणाएं 2005 में वार्सेली फ्लायर के साथ इन्होंने यह लिखा था। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र ने आर्थिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में भी इसी तरह से कि जो है आर्थिक पहलुओं में भी महिलाओं को बहुत कम ध्यान दिया गया है, जिसमें मानव स्वभाव के बारे में कुछ हद तक सरल धारणाएं बन गई हैं। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की स्थिति पर कम ध्यान दिया गया, एक तरह की धारणाएं बन गई हैं कि आमतौर पे तर्कसंगतता बहुत संकीर्ण धारणाओं के आधार पर मानक उपयोगिता सिद्धांत की मान्यताओं तक ही सीमित कर दिया गया है। मतलब जो धारणाएं बनी हुई हैं, इनका मानना था कि कुछ ऐसे तर्कसंगत या संकीर्ण, मतलब बहुत संकीर्ण कर दिया गया है, कम क्षेत्र में कर दिया है, सोच को अपनी बहुत छोटा कर दिया गया है कि केवल मनुष्य है जो मानव अर्थात पुरुष है वही ज़्यादा उपयोगी है। इस तथ्य को लेकर जो है धारणाएं व्यक्तियों की सीमित हो गई हैं, जिसे अक्सर मौलिक तर्कसंगतता कहा जाता है। तो इसकी भी इन्होंने आलोचना की हुई है कि जो लोग तर्क देते हैं कि पुरुष ही यह कार्य कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो इन धारणाओं को संकीर्ण बना दिया गया है। जो अर्थशास्त्री हैं उनकी भी इन्होंने आलोचना की है और कहती हैं कि यह दर्शाता है कि हम आर्थिक एजेंटों के व्यवहार को अनेक निर्णयों के मनोवैज्ञानिक निर्धारकों पर ध्यान दिए बिना ही समझ सकते हैं, विशेष रूप से तेजी से जटिल और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में। इसके लिए तर्कसंगतता कम प्रतिबद्धात्मक अवधारणा भी आवश्यक है। तो जो मौलिक तर्कसंगतता की यहाँ बात की गई है, वहाँ इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि तर्कसंगतता के साथ साथ प्रतिबंधात्मक अवधारणा भी जरूरी है आर्थिक विकास के लिए। आगे इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थसेन के कार्य पर और विचार पर, जो उन्होंने एक लिंग परिप्रेक्ष्य अर्थात जेंडर स्टडी की हुई है, उसकी आलोचना की है। इसमें इन्होंने दूसरा क्षमताएं, स्वतंत्रता और समानता, अमर्त्य सेन का लैंगिक परिप्रेक्ष्य पे काम 2006। तो यह इन्होंने जो दोनों पे कार्य किया है, इसमें इन्होंने अपने सहभागी के रूप में जेन हम्फ्रीज और इग्रिड सेविन्स को साथ में लिया हुआ है। इसमें इन्होंने इस पुस्तक में लिंग के चश्मे से नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के विचारों की जांच करने वाली एक पहली पुस्तक रही है कि जेंडर स्टडी के माध्यम से अमर्त्य सेन के जो है अर्थशास्त्र में लेखनियों को इन्होंने देखा है
अर्थशास्त्र के प्रतिमानवीय दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध सेन का योगदान नारीवादी अर्थशास्त्र और लिंग विश्लेषण के पहलुओं के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। यह सेन को श्रद्धांजलि के रूप में और लिंग पर छात्रवृत्ति और भविष्य में शोध में योगदान के रूप में देखती है। यह सेन के विचारों पर आधारित है कि उनके साथ आलोचनात्मक ढंग से जुड़ती है। तो बीना अग्रवाल ने जो है कुछ तथ्यों को लेकर जो है अमर्त्य सेन के जो लेखनीय कार्य रहे हैं उसकी आलोचना भी की है और कुछ तथ्यों में उनके योगदान को भी याद करती हैं कि उन्होंने इस पर कार्य किया है। यह लिंग विश्लेषण के लिए उनके काम की सीमा है और उपयोगिता को रेखांकित करती है, साथ ही इसकी कुछ चुप्पी और अंतर्निहित धारणाओं की भी खोज करती है। जैसे कुछ तथ्यों पे उन्होंने अपनी जेंडर में चुप्पी साध ली है, तो ऐसी धारणाओं की भी खोज करती है। निबंध में सेन के काम के प्रमुख विषयों को कवर करते हुए इन्होंने बताया है कि क्षमता दृष्टिकोण, स्वतंत्रता, सामाजिक विकल्प, न्याय, एजेंसियां, लापता महिलाएं और विकास और कल्याण। तो इन जैसे विषयों पर जो है अमर्त्य सेन के कार्यों की जो है इन्होंने विश्लेषण किया है। परिप्रेक्ष्य के विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए किए गए हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य जो है विकासशील और विकसित दोनों देशों के आधार पर किए गए हैं। अधिकांश लेखक सेन की अवधारणाओं को सांस्कृतिक और भौगोलिक तथा ऐतिहासिक संदर्भों में लागू करते हैं जो उनके मूल अनुप्रयोगों से भिन्न है। अर्थात इन्होंने तो अध्ययन जेंडर स्टडीज पे किया है, अर्थशास्त्र पर किया है, लेकिन जो अन्य लेखक हैं बीना अग्रवाल के अलावा वो वह उन्हें भौगोलिक ऐतिहासिक संदर्भों और सांस्कृतिक संदर्भों में लागू करके देखते हैं, जो कि एकदम पूरी तरह से इनकी धारणा से भिन्न रहा है। इस पुस्तक में सेन ने कुछ मूल लेखों को भी शामिल किया है जो योगदान किए गए निबंधों के साथ पढ़ने के लिए तैयार संदर्भ के लिए है। तो पूरी तरह से इसमें जो है कुछ सेन के एकदम वास्तविक मूल लेख हैं उसको डायरेक्ट शामिल कर दिया है गया है और कुछ विषयों पे उनकी आलोचना समीक्षात्मक आलोचना की गई है। अगली पुस्तक उनकी जो है वह स्वयं का एक क्षेत्र दक्षिण एशिया में लिंग और भूमि अधिकार 1995 और पुनः मुद्रित जो की गई हैं वह 1996 और 98 में दोबारा प्रकाशित की गई हैं। तो इस पुस्तक में महिलाओं से संबंधित आर्थिक विश्लेषण नीतियां लंबे समय तक रोजगार पर केंद्रित रही हैं। यह पुस्तक यह तर्क देती है कि महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाला एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारक संपत्ति पर नियंत्रण में लैंगिक अंतर है। तो इन्होंने कहा महिलाओं की स्थिति इस तरह से हीन है क्योंकि महिलाओं का संपत्ति पे अधिकार नहीं होता था, अर्थात जो केवल पुरुषों पर संपत्ति का अधिकार होना अर्थात लैंगिक अंतर होना यही महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है अर्थात उनको निम्न करती है। भूमि पर महिलाओं का प्रत्यक्ष स्वामित्व और नियंत्रण उनकी भलाई, घर के भीतर और बाहर उनकी सौदेबाजी की शक्ति और उनके समग्र सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि महिलाओं का अगर भूमि पर प्रत्यक्ष स्वामित्व और नियंत्रण रहेगा तो घर के अंदर भी अपने हित की बात कर सकेंगी और घर के बाहर भी अपने हित की बातें कर सकते हैं, ये अर्थात सौदेबाजी कर सकती है, जो उनको सशक्तिकरण अर्थात उनकी सशक्तिकरण में अर्थात उनकी स्थिति को उच्च करने में सहायक होगी। इसका प्रभाव गरीबी उन्मूलन, उत्पादन दक्षता पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। विशेष रूप में यह पुस्तक दक्षिण एशिया में महिलाओं के जीवन और आजीविका पर भूमि और संपत्ति पर नियंत्रण के प्रभावों की रेखांकित करती है। यह एक ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को प्राप्त संपत्ति के अधिकारों की जांच करती है कि महिलाओं को किस तरह से कितना संपत्ति में शक्ति प्राप्त है कितना नहीं है, समय के साथ साथ परिवर्तन के माध्यम से उन्हें संपत्ति में अधिकार मिला है
और समकालीन कानूनों के तहत उनके अधिकारों का पता लगाती हैं कि कानून किस तरह से महिलाओं के हितों की बात करती है। यह कानून और व्यवहार के बीच और नाम मात्र के स्वामित्व, इन्होंने कहा कानून तो बना दिया गया है लेकिन व्यवहारिक रूप से यह केवल नाम मात्र के स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण के रूप में अंतर्निहित होता है। इसके बारे में इन्होंने चर्चा की गई है। कानूनी तौर पे तो संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन उन पर उसका प्रत्यक्ष या प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है। व्यवहारिक जीवन में यह महिलाओं के गुप्त और प्रत्यक्ष प्रतिरोधों के रूप में जांच करता है। तो इस पुस्तक में जो है इन्होंने महिलाओं की संपत्ति पर स्वामित्व को लेकर चर्चा की गई है। अलग अलग जगहों पर किस तरह के महिलाओं की संपत्ति को लेकर कानून है, उनके अधिकारों के लिए क्या क्या अधिकार हैं, कितना नियंत्रण होता है, कानून का पालन क्या है, तो उसकी समीक्षा ये करती है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि इन्होंने महिलाओं को भूमि पर स्वामित्व के लिए बहुत कार्य किया है और उनके कानून को पारित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। आगे इन्होंने 5 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को तुलनात्मक अंतर विषय विद्वता के साहसिक दायरे में कवर करते हुए पुस्तक की मौलिकता में विश्लेषण किया। अर्थात यह जो अध्ययन इन्होंने किया है उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को रखा है कि यहाँ पर महिलाओं की भूमि स्वामित्व पे क्या आधार है, अर्थात महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात भूमि पर स्वामित्व के क्या नियम चल रहे हैं, कैसे व्यवहारिक रूप में वह कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं है महिलाओं का अधिकार, इस सब की चर्चा इसमें इन्होंने किया है। आगे इन्होंने कहा कठोरता और जटिल ऐतिहासिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण लाती है। यह आर्थिक, नृवंश विज्ञान, ऐतिहासिक, राजनीतिक का और कानूनी स्रोतों पर आधारित है। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में लेखक का क्षेत्रीय कार्य और सभी 5 देशों में व्यापक क्षेत्रीय दौरे और साक्षात्कार के माध्यम से इन्होंने अपने पुस्तक को पेश किया है। यहाँ के संबोधित और सैद्धांतिक और विश्लेषण के मुद्दों को दक्षिण एशिया से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ में जो मुद्दे रहे हैं वह दक्षिण एशिया से कहीं अधिक प्रासंगिक रहे हैं। आगे वैश्विक स्तर पर शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और नीति के निर्माताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और जिनका जो लेखन कार्य है वह वैश्विक स्तर पर शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं को प्रभावित किया है। समीक्षकों द्वारा विभिन्न रूप से इसे अंतर अनुशासनात्मक का एक टूर डी फोर्स, द इकोनॉमिक जर्नल, एक शानदार और संपूर्ण कार्य, द सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, तो इनका जो एक लेख प्रकाशित हुआ था टूर डी फोर्स द इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित हुआ है, और दूसरा एक शानदार और संपूर्ण कार्य द सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो कि घुरिये द्वारा स्थापित किया गया था उसमें भी प्रकाशित किया गया है और द के रूप में वर्णित किया गया है। तो इनके लेखों की चर्चा इस प्रकार से की गई थी। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके लेखों का प्रकाशन कौन सा है और किस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। तो द इकोनॉमिक जर्नल में, टूर डी फोर्स और एक शानदार और संपूर्ण कार्य द सोशियोलॉजी बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। अगली जो है ठंडे चूल्हे और बंजर ढलान, तीसरी दुनिया में लकड़ी का ईंधन का संकट, 1986 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1988 में पुनः प्रकाशित किया गया। तो घटते हुए जंगलों और जलाऊ लकड़ी और कोयले की तेजी से घटती हुई आपूर्ति के साथ तीसरी दुनिया का आबादी एक बड़ा हिस्सा, जो अब तीसरी दुनिया है क्या पहले समझ लीजिए। तो तीसरी दुनिया वह दुनिया है जो विकासशील रास्ते या अल्प विकसित है या तो विकासशील के रास्ते में है। तो यहाँ पे क्या होता था, ईंधन के रूप में घरेलू महिलाएं लकड़ियों अर्थात जंगल से लकड़ियों को काटती थी, जलाऊ लकड़ी या तो कोयले का उपयोग करती थी। तो जिस कारण से बहुत तेज़ी से इसकी आपूर्ति
या जंगल कट रहे हैं तो आपूर्ति घट रही है। उसकी चर्चा इन्होंने कहा कि यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए मुख्य रूप से लकड़ी के ईंधन पर निर्भर है, जो 1980 के दशक तक एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि 1980 के दशक तक लकड़ियों के लिए मतलब ईंधन के लिए गंभीर सामना या संकट का सामना करना पड़ा महिलाओं को, खास करके। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साक्ष्यों के आधार पर यह पुस्तक अन्य ऊर्जा संकट के पैमाने और इसके जटिल कारणों और परिणामों की व्याख्या करता है। तो इसमें इन्होंने कहा किस प्रकार से जंगल प्रभावित हो रहे हैं, घरेलू या अन्य उपयोगों के लिए ऊर्जा संकट किस तरह से बढ़ रहा है, उसकी व्याख्या इन्होंने इस पुस्तक में की है। लेखक ने पाया, अर्थात बीना अग्रवाल ने देखा कि समाधान के रूप में वनीकरण और बेहतर ढंग से लकड़ी जलाने वाले स्टोव को बढ़ावा देने के लिए सरकारों और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों को बहुत कम सफलता मिली है। अर्थात वनीकरण अर्थात नए नए पेड़ लगाना और बेहतर ढंग से लकड़ी जलाने वाले स्टोवों का प्रयोग तो करने के लिए सरकार प्रोत्साहित दे रही है, लेकिन यह पूर्ण रूप से इसका समाधान जो है कारगर नहीं है। ये प्रयास क्यों विफल हुए, पुस्तक में कई संकेत प्रदान किए गए, अर्थात पुस्तक में इसके प्रभाव और किस प्रकार यह सक्सेस नहीं हुए हैं उसकी भी चर्चा की गई है, किन कारणों से इनमें विफलता प्राप्त की है। अगली पुस्तक इनकी जो है भारतीय कृषि में मशीनीकरण, जो 1983 में प्रकाशित की गई थी, पुनः मुद्रित हुई थी 1986 में। तो कृषि में तकनीक की पसंद पर बहस के भीतर की स्थिति यह है कि पुस्तक सावधानीपूर्वक अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर उन संभावित तरीकों की जांच करती है जिनके द्वारा भारत जैसी श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था में कृषि का मशीनीकरण हुआ उच्च दोहरे उद्देश्यों के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है। तो इन्होंने कहा कि भारत जैसे देश जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, जहाँ पर लेबर फोर्स ज़्यादातर कृषि कार्य में लेबर फोर्स अर्थात श्रम अधिशेष का प्रयोग होता था, अर्थात आदमियों का प्रयोग करके कृषि कार्य किए जाते थे। इस कारण से क्या हुआ, कृषि का जब मशीनीकरण हो रहा है तो वहाँ पे द्वैधा अर्थात संघर्ष की कारण बन सकती है, क्योंकि जब तेजी से मशीनीकरण होगा तो जो व्यक्ति लेबर फोर्स के रूप में कार्य करते थे खेतों में वह बेरोजगार हो जाएंगे, जो संघर्ष का कारण बनेंगी। उसके बाद उत्पादन और उच्च रोजगार का यह तर्क दिया गया कि कृषि मशीनीकरण से मूलतः मिश्रित पैकेज है। इन्होंने कहा उत्पादन तो बढ़ेगा, कृषि रोजगार मूलतः एक मिश्रित पैकेज, मतलब इन्होंने कहा मशीन का भी उपयोग होगा, आदमियों का भी उपयोग होगा, यह एक मिश्रित पैकेज के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि अलग अलग कृषि संचालन और फसलें अलग अलग डिग्री और मशीनीकरण के रूपों में उधार देती हैं, इसीलिए तकनीकी संचालन और फसल के अनुसार निहितार्थ अलग अलग होने की संभावना है। अर्थात जैसे अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग कार्य होगा, कहीं मशीनों का प्रयोग सर्वाधिक किया जा सकता है तो कहीं श्रम का। जैसे गेहूं के बुआई में मशीनों का अधिक से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन धान की रोपाई में मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था उस समय तक, लेकिन अब तो किया जा रहा है। उस समय श्रम जो है आदमियों के बल अर्थात श्रमिकों के बल पे ही धान की रुपाई की जाती थी। इस प्रकार इसको एक निश्चित पैकेज के रूप में इन्होंने देखा और इसकी चर्चा इन्होंने इस पुस्तक में की है। इसके बाद पित्त सत्ता की संरचनाएं, आधुनिक एशिया में राज्य, समुदाय और परिवार, 1988 पुनः मुद्रित हुई थी 1990 में। क्या राज्य निर्देशित विकास लिंग तटस्थ है, अर्थात इन्होंने कहा कि जो विकास की गई है क्या वह महिला और पुरुषों के लिए समान रूप से की गई हैं इस खंड के निबंध में। अन्यथा इन्होंने यह संकेत देते हुए यह बताया कि जटिल और अक्सर आपस में जुड़े तरीकों का पता लगाती हैं जिसमें राज्य, समुदाय और दोनों पुरुष पूर्वाग्रह द्वारा निर्मित और संरचित होते हैं। इन्होंने कहा कि जो राज्य हैं वह प्रायतः आपस में एक दूसरे से जुड़े तरीकों के रूप में, संकेतों के रूप में देखे जा सकते हैं, जो कि पुरुष पूर्वाग्रह से निर्मित और संरचित होते हैं। अधिकतर समकालीन विकास पर
केंद्रित यह खंड श्रीलंका, मलेशिया, भारत और चीन में कृषि विकास रणनीतियों के लिंग प्रभाव की जांच करता है। दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुख औद्योगिकीकरण, मलेशिया और सिंगापुर में नई जनसंख्या नीतियां, ईरान तथा अन्य जगहों पर धार्मिक कट्टरतावाद के उदय की भी चर्चा इस पुस्तक में इन्होंने किया है। इन विविध विषयों को पुस्तक की विस्तृत परिचय के रूप में इन्होंने विश्लेषण के रूप में कार्य किया है, जो एक तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को प्रदान करता है और यह दिखाता है कि राज्य कैसा है। तो इन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में राज्य किस तरह से कार्य कर रहा है, कहीं कट्टरवाद है, कहीं औपनिवेशीकरण है, कहीं औद्योगिकीकरण को अधिक महत्व दिया रहा है, कहीं जनसंख्यांकी महत्व को। तो इस तरह की चर्चाएं इस पुस्तक में इन्होंने की है। अगली पुस्तक जो इनकी है, विश्व अर्थव्यवस्था में महिला और कार्य, 1991 में, और संपादक के रूप में नैन्सी फोल्ब्रे, बारबरा बर्गमैन, बीना अग्रवाल तथा मारिया फ्लोरो ने साथ में किया है। इस खंड में निबंध एथेंस 1989 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन कांग्रेस में प्रस्तुत पत्रों के द्वारा चयनित है। विकासशील विकसित दोनों देशों में सार्वजनिक नीतियां लैंगिक पूर्वाग्रह की प्रकृति अर्थात पितृसत्तात्मक प्रकृति से जुड़ी हुई है। श्रम बाजार, घरेलू स्तर पर महिलाओं के काम को, इसके प्रभाव की यह पुस्तक जो है जांच करता है कि बाजार में महिलाओं के श्रम की क्या कीमत मिल रही है, घरेलू स्तर पर महिलाओं के कार्यों को कितना प्रभाव के रूप में देखा जाता है, उसकी चर्चा इस पुस्तक में इन्होंने की है। जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें पाकिस्तान, जापान, पूर्वी जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में गरीबी का स्त्रीकरण, कर प्रोत्साहन और महिलाओं को श्रम शक्ति का भागीदार और अंशकालिक काम के दंड को भी इन्होंने शामिल किया है। अब यहाँ एक शब्द टर्म दिया है, गरीबी का स्त्रीकरण, यह भी पूछा जा सकता है। तो गरीबी का स्त्रीकरण ऐसे है कि महिलाओं को कार्य करने को नहीं दिया जाता है, जिस कारण उनके पास जो है आर्थिक संपन्नता नहीं रहती है, तो वह एक दूसरे परिवार के सदस्य के ऊपर निर्भर रहती हैं। तो इसी प्रक्रिया को इन्होंने कहा गरीबी का स्त्रीकरण। अगला है एशिया में महिलाएं, गरीबी और विचारधारा का विरोधाभासी दबाव, असहज समाधान, 1989। संपादक अलेह अफसर और बीना अग्रवाल। तो एशिया में महिलाएं, गरीबी, विचारधारा, विरोध, भाषाई, इन सब की चर्चा इन्होंने इसमें की है। गरीबी के कारण घर के सभी सदस्यों के लिए आय सृजन करना, संलग्न होना अर्थात एक साथ होना आवश्यक होता है। लेकिन प्रचलित विचारधाराएं और सामाजिक मानदंड श्रम के कठोर लिंग विभाजन की मांग करती हैं। तो इस विषय में इन्होंने यह बताया है कि व्यक्ति अगर गरीब होता है तो परिवार के सब सदस्य अर्थात महिलाएं और पुरुष दोनों कार्य करके अपनी गरीबी अर्थात अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। लेकिन जो पारंपरिक विचारधाराएं रही हैं कि कठोर श्रम विभाजन रहा है कि केवल यह कार्य मनुष्यों के करने के लिए किया गया है, इसकी इन्होंने इसमें चर्चा की है। महिलाओं को कार्य देने में अर्थात केवल यह कहा जाता है कि महिलाएं केवल घर का कार्य और माता बनने के लिए हैं, इसकी इन्होंने आलोचना की है और चर्चा की है। यहाँ तक उन्हें केवल मातृत्व तथा घरेलूता पर जोर दे सकते हैं, उन्हें सीमित स्थानों के भीतर विशिष्ट गतिविधियों तक सीमित कर दिया है। इन्होंने कहा कि महिलाओं को तो जो कठोर श्रम विभाजन है लिंग के आधार पर, वह महिलाओं को केवल मातृत्व, घरेलू कार्य करने और केवल कुछ स्थानों पे आवागमन की तक ही सीमित करता है। इस प्रकार गरीब महिलाओं को जीवित रहने की ज़रूरतों और समुदाय के भीतर सामाजिक स्थिति के बीच परस्पर विरोध विकल्पों का सामना करना पड़ता रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो कठोर श्रम विभाजन है, महिलाओं को जब कार्य करने नहीं दिया जाएगा तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के लिए और अपनी सामाजिक स्थिति के बीच हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के अनुभवों के आधार पर यह पुस्तक गरीब एशियाई परिवारों में महिलाओं की आर्थिक हितों और प्रचलित लैंगिक विचारधाराओं
और संबंधित सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच ऐसे संभावित विरोधाभासों की जांच करती है। तो इस पुस्तक में बताया गया कि दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में किस तरह से महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है, आर्थिक हितों की, उनके लिए लैंगिक विचारधाराएं क्या रही हैं, सांस्कृतिक प्रथाएं किस तरह कार्य करती हैं। इन सब विरोधाभासों की यह जांच करती हैं कि महिलाओं को कार्य करने के लिए इसमें क्या क्या पाबंदियां हैं। जैसा कि केस अध्ययनों से पता चला है कि दक्षिण पूर्व एशिया की तुलना में दक्षिण एशियाई देशों में महिलाएं इस संघर्ष को अधिक महसूस करती हैं और संघर्ष के विभिन्न तरीकों से हल करती हैं। तो इन्होंने कहा कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ पे महिलाओं को कुछ हद तक कार्य करने की आज़ादी है, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं को इससे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और वह संघर्ष को अपने विभिन्न विभिन्न तरीकों से हल करने का प्रयास जो है करती रहती हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हो गई। इसमें पूरा आपका बीना अग्रवाल जो है उसकी चर्चा हमने की है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।